नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। अब तक की जो हमारा डिस्कशन था वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को लेकर था, या हम कह सकते हैं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनका फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, फिर भी वो कोऑर्डिनेट वे में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसी के साथ दो सेल ऑर्गेनल हमने और डिस्कस किए थे जो एनर्जी से रिलेटेड हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं सेल के अंदर, बात करते हैं तो सेल के अंदर एक एनर्जी जो मॉलिक्यूल होता है वो एटीपी होता है। एटीपी क्या है? जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो एनर्जी देने का काम होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या होगा? ये एक मॉलिक्यूल है, जैसे एटीपी का मॉलिक्यूल है, एडेनोसिन है, इसके साथ क्या होते हैं? 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है, मान लो फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक हुआ, तब क्या होगा? जो एटीपी है वो एटीपी किस में कन्वर्ट होती है? एडीपी में कन्वर्ट होती है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है? रिलीज होता है। अब ये मान के चलो कि कभी कभार सेल को एक्सेसिव अमाउंट में क्या होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, या कोई ऐसी रिएक्शंस होती है जहाँ पर सिंगल स्टेप क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो सेकंड बॉन्ड है वो भी क्या हो जाता है? फॉस्फेट का ब्रेक हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एटीपी किस में कन्वर्ट हो गई है? एएमपी में कन्वर्ट हो गई है, प्लस 2 इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट हैं वो क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। क्लियर? यानी कि जब भी सेल को जरूरत होती है तब एटीपी जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है। यानी कि एडिनोसिन है, ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट हैं, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का मॉलिक्यूल होता है। तो ये कलेक्टिवली क्या है हमारे पास? एक एटीपी का मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा? जब सेल एनर्जी ले रही है तब ये मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। अब सेल को कहीं से एनर्जी मिलती है? मान के चलो कि सेल को एनर्जी कहाँ से मिली है? फूड के थ्रू मिली है, और फूड से उस एनर्जी को ऑब्टेन करता है। तब फूड मॉलिक्यूल क्या होता है? टूटता है, और जितनी एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में जाके स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाती है सेल के अंदर। या हम कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, जैसे हम मान लो फूड की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज क्या है? फूड है, किसी भी सेल के लिए प्राइमरी सबस्ट्रेट है। अब क्या होगा? रेस्पिरेशन होता है तो इस मॉलिक्यूल टूटता है, तो CO2 प्लस वाटर प्लस क्या होगा? 38 एटीपी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ये 38 एटीपी क्या है? सेल क्या करती है? इसको यूज करती है किसके अंदर? मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर। अब सेल इसको यूज करती है मेटाबॉलिक एनर्जी के अंदर। तो यही है कि जो फूड है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। और रेस्पायरेशन के थ्रू जो एनर्जी है वो क्या होती है? एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। इस रिलीज एनर्जी को सेल क्या करती है? यूज करती है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखो कि क्या होगा? एडीपी है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये मिलकर क्या बना देंगे? एटीपी बना देंगे। यानी कि एनर्जी जो है वो अगर यूज होगी या एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, तो ये रिएक्शंस क्या होंगी? परफॉर्म होगी। यानी एनर्जेटिक जो मॉलिक्यूल है वो कौन है? एटीपी है। किसके अंदर? सेल के अंदर। एटीपी है वो एनर्जी देने का काम भी करती है। जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, उसको स्टोर करने का काम भी किसका होता है? एटीपी का होता है। जब ये एनर्जी का एक्सचेंज है, वो एक एनर्जेटिक मॉलिक्यूल कौन है? एटीपी, उसके थ्रू क्या होता है?
सेल पूरी एनर्जी का एक्सचेंज करती है या फ्री एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब एनर्जी का ज़रूरत होती है, जो करेंसी ऑफ एनर्जी है सेल के लिए, जो करेंसी का काम करती है वो कौन है? एटीपी। अब एटीपी है, अब तो बात ये आती है कि सेल के अंदर एटीपी बनाने वाला सेल ऑर्गेनल कौन सा है। एटीपी जब सेल ऑर्गेनल बना रहा है वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं, कौन कौन सी एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मान लो सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल की अगर हम बात करते हैं तो दो सेल ऑर्गेनल हैं हमारे पास। एक तो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लस दूसरा कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। ये दो सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जहां पर क्या होती है? एनर्जी बनती है, और एनर्जी बनने वाली कौन है? सेल ऑर्गेनल के अंदर जो एटीपी है इनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं कि ये दोनों जो सेल ऑर्गेनल है, तो पिछले जो वीडियोस है उनके अंदर हमने डिस्कस किया है कि ये दोनों जो सेल ऑर्गेनल है इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती, और स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती हैं जिसके बेसिस पर ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स हैं, इन दोनों सेल ऑर्गेनल को हमने क्या कर रखा है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। इनको हमने क्या कहा है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। इनको दोनों को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल क्यों कहा गया है? या ये दोनों ही जो सेल ऑर्गेनल है वो एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि इन दोनों जो सेल ऑर्गेनल है इनका ओरिजिन हम प्रोकैरियोटिक सेल से मानते हैं। तो उस टाइम पर हमने क्या डिस्कस किया था? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की हमने बात की थी। तो उस टाइम पर हम ये कहा था कि ये दोनों सेल ऑर्गेनल किससे इवॉल्व हुए हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से। ऐसा क्यों कहा था? कि कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं इन दोनों के अंदर जो किससे रिजेंबल करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से। ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल से कैसे रिजेंबलेंस शो करते हैं? तो उनमें जो प्रॉपर्टी आती है तो उसमें सबसे फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। दूसरी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और थर्ड हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें जो डिवीजन होता है वो बाइनरी फिशन होता है। इसी बेसिस पर हमने क्या मानना है? ये दोनों सेल जो ऑर्गेनल है वो सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि इनके पास प्रोटीन बनाने के लिए खुद का जेनेटिक मटेरियल है और खुद का क्या है? राइबोसोम है। फिर भी ये कुछ टाइप ऑफ प्रोटीन या कुछ करैक्टर्स की जो जीन है उनके लिए किसके ऊपर निर्भर करता है? न्यूक्लियस के ऊपर निर्भर करता है। इस वजह से कुछ जीन इनके खुद के पास होती हैं और कुछ किसके पास होती हैं? सेल के न्यूक्लियस के पास होती हैं। इसी बेसिस पर हम ये देखते हैं कि इनके पास खुद की अपनी जीन होती हैं। तो यही दोनों जो करैक्टर्स होते हैं वो मैटरनल करैक्टर, या हम कह सकते हैं कि मैटरनल इनहेरिटेंस में, किसमें? मैटरनल इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? मैटरनल इनहेरिटेंस में। यानी कि ये जो करैक्टर है वो मदर वाले करैक्टर किसके अंदर लेके जाते हैं? अपकमिंग जो जनरेशंस होती है यानी कि बच्चों के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर जो करैक्टर को फ्लो होता है मदर के थ्रू, कुछ ऐसे करैक्टर्स होते हैं
जो न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स को गवर्न होते हैं, और जो साइटोप्लाज्मिक जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये दोनों ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कैरेक्टर को क्या लेके जाते हैं, साथ लेके जाते हैं। तो ये दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस में जो पार्टिसिपेट करता है उनको बात करते हैं। तो यहाँ तक कि कुछ डिस्कशन था ये हमने कर लिया है। फिर वापस लौटते हैं कि जो सेल है, सेल के लिए जो एनर्जी बनाने का काम होता है वो दोनों ही सेल ऑर्गेनल्स है, ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ये मान के चलो कि अगर हम इन दोनों सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस में पार्टिसिपेट करता है, रेस्पिरेशन में, और क्लोरोप्लास्ट है वो किस में पार्टिसिपेट करता है, फोटोसिंथेसिस में। अब हम रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेशन किसका करते हैं कि सेल के जो फूड की फॉर्म में एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है, उससे एनर्जी को क्या किया जाता है, रिलीज करवाया जाता है। किस फॉर्म में, फूड से क्या बनती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, लाइट एनर्जी का यूज़ किया जाता है, और इससे क्या बनाई जाती है, एटीपी बनाई जाती है। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा उस पर एटीपी बनेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, जो फूड है, स्टोर फूड होता है, वो अगर टूटता है तो उसमें क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है, एटीपी क्या है, एटीपी बनने का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और फिर क्या बनता है, एटीपी बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि एडेनिन है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते जा रहे हैं, और कितने जुड़ रहे हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहे हैं। तब क्या होगा कि एडेनिन है, इसके साथ जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होता है। और फॉस्फोराइलेशन यह कहाँ हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, और फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। तो दोनों जगह क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। इधर भी क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। अगर हम ये देखते हैं कि दोनों जगह अगर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो यहाँ किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि फोटो फॉस्फोराइलेशन। और इधर अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, फूड क्या हो रहा है, एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब फूड जो मॉलिक्यूल है, कौन सा, ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ किसकी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन की, तभी रेस्पिरेशन हो रहा है। और रेस्पिरेशन के अंदर तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो सेल ऑर्गेनल है, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही एनर्जी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस है, दोनों ही मैटरनल इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। सेमी ऑटोनॉमस क्या है, दोनों में 70s राइबोसोम सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, डिवीजन होता है वो बाइनरी फिशन से होता है। ये दोनों एनर्जी बनाने के लिए यूज में लिए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स है, यानी कि दोनों के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है, अगर वो लाइट की हेल्प से एटीपी बना रही है तब एडीपी का क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। अगर फूड के थ्रू रेस्पिरेशन में जा रहा है तो ऑक्सीडेटिव यानी कि फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों के लिए कौन जिम्मेवार है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट रेस्पेक्टिवली। अब हम इन दोनों सेल ऑर्गेनल को हम क्या करते हैं, 1 by 1 डिस्कस करते हैं, इन स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल कौन सा आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन में बात करता लेता है। दूसरा अभी हमने पढ़ा है किसमें, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
उसके अगर हम बाद में बात करते हैं तो इसी के साथ इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है। इसी के साथ इसको क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहता है। सेमी ऑटोनॉमस कैसे होगा, 70S क्या है, राइबोसोम है। सर्कुलर क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। बाइनरी क्या होता है, फिशन होता है इसके अंदर। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। अब हम डबल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो दोनों मेम्ब्रेन होंगी। एक क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी कौन सी होगी, इनर मेम्ब्रेन। हम अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये क्या होगी, मोर परमेबल, और इनर जो मेम्ब्रेन होगी ये क्या होगी, लेस परमेबल। क्लियर, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है या डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। इस डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल के अंदर हम बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन है और कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इनर है और कौन सी है, आउटर है। तो ये क्या होगी, मोर परमेबल होगी, और ये क्या होती है, लेस परमेबल होती है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं, यानी कि दोनों मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की बात करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो जो इनर मेम्ब्रेन है उस इनर मेम्ब्रेन की क्या होती है, इनफोल्डिंग होगी, और इनफोल्डिंग होकर किसका निर्माण करती है, कौन सी स्ट्रक्चर है वो अपीयर होती है, वो होती है क्रिस्टी। क्रिस्टी स्ट्रक्चर है जिसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कि इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमेबल है कंपेरेटिवली लास्ट आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, और अंदर की तरफ जो इनफोल्डिंग जो होती है उस इनफोल्डिंग से क्या बनता है, क्रिस्टी का फॉर्मेशन होता है। और क्रिस्टी का नंबर क्या होगा, मोर होगा। तो सेल का क्या कर रही है, मोर रेस्पिरेशन कर रही है। यानी कि जो क्रिस्टी है इसकी अगर डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है सेल के अंदर या माइटोकॉन्ड्रियल सेल ऑर्गेनल के अंदर, तब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि ये क्या रेस्पिरेटरी सेल ऑर्गेनल्स होता है। अब ये देखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, या एनर्जी बनाने में काम आता है। इसके पास खुद के अपनी मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोला गया है। तो इसी बिहाफ पे हम इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल बोला जाता है इसको। अब ये देखिए कि ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होती हैं इनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो शेप कैसी है इसकी, सिलेंड्रिकल। और अगर हम साइज की हम बात करते हैं तो 0.12 0.22 1 माइक्रोमीटर, दूसरा डायमीटर के अंदर है, दूसरा 1 to 4 माइक्रोमीटर में क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। तो ये क्या होगा, शेप और साइज की बात हो गई है। अगर हम आगे बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या करते हैं, सेल टू सेल क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया का
नंबर वेरी क्यों करते हैं कि जितनी भी एक्टिवली जितनी ज़्यादा सेल पार्टिसिपेट कर रही होगी तो उसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि मोस्ट एक्टिव अगर सेल है, मोस्ट एक्टिव सेल है तो उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जैसे एनिमल सेल है, एनिमल सेल क्या करती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव ज़्यादा होती है तो इसके अंदर एनर्जी की जरूरत ज़्यादा होगी, तो नंबर है एनिमल सेल के अंदर ज़्यादा मिलेंगे। किसके कंपैरिजन में, प्लांट सेल के कंपैरिजन में। अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो जो फ्लाइटिंग मसल्स होती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर में मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये कुछ डिस्कशन है किससे रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम किसके साथ कवर कर लेंगे, स्ट्रक्चर के साथ कवर करते हैं। तो चलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, यह कौन है, आउटर मेम्ब्रेन है। अंदर हम किसकी बात करते हैं, क्रिस्टी की बात करते हैं। तो ये हम क्रिस्टी है, इनफोल्डिंग अंदर की तरफ हो रही है किसकी, इनर मेम्ब्रेन की। ये अंदर की तरफ डीपली क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं। क्लियर। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये देखिए कि ये सबसे पहले कौन सी है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन है। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, दोनों सेल के मेम्ब्रेन के क्या होगा, बीच के अंदर होगा। और ये है, ये इनर मेम्ब्रेन की क्या है, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, जो कहाँ है, अंदर की तरफ होती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी अंदर की तरफ जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का वाला पार्ट बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि जितने भी एनर्जेटिक, जो यह हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो इसके अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी रिएक्शन इसके प्रेजेंट होंगे, जैसे मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, क्रेब साइकिल होता है। सभी लगभग जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्रेब साइकिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा कि इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होते हैं इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। और वो एक जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम्स होता है वो कहाँ पर होगा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मान प्रेजेंट होगा। बाकी सभी जो एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होंगी वो किसके अंदर होंगे, मैट्रिक्स के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो इनको अगर हम वन बाय वन करके स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी दो मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन होती है मोर परमेबल होती है कंपेरेटिवली इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होगी, लेस परमेबल होती है।
आउटर और इनर के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस प्रेजेंट होता है। आउटर जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस प्रेजेंट होती हैं, रिएक्शन प्रेजेंट होती हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर 70% जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं वो किसके अंदर होंगी, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए कि जो ऑक्सीसोम पार्टिकल्स होता है जो रेस्पिरेशन में, या हम कह सकते हैं कि F0 और F1 पार्टिकल्स होता है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये मेम्ब्रेन कौन सी है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो ये कौन है, ऑक्सीसोम है, या हम इसी को क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं इसको, या इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इस नाम से हम ये जानते हैं क्या होगा कि जब इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, ऐसे जैसे यहां पर कौन प्रेजेंट है, ETS प्रेजेंट होता है। ETS क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, NADS2 से 3 ATP बनाने का काम करता है, या एवरेज 2.5 ATP बनती है। या FADS2 होता है, उस FADS2 से 2 ATP, या हम एवरेज कहें तो 1.5 ATP बनाने का जो काम होता है वो ETS के थ्रू होता है। और ETS कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ। तो ETS जब साइकिल रन करती है तो H+ आयन को क्या किया जाता है, अंदर की तरफ पंप किया जाता है। तब क्या होगा कि जो H+ जो आयन्स होते हैं, उन H+ आयन को कहाँ है, अंदर की तरफ क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, H+ जो आयन है, उस H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये F0 पार्टिकल्स जो हैं, F1 F0 पार्टिकल, ये क्या करेंगे, H+ को क्या करते हैं, बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं। और ये जब H+ आयन को बाहर की तरफ रिलीज करेंगे तो ये सिचुएशन हमें दिखाई देगी। ये हमारी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे ये 2 पार्टिकल्स हैं, F0 F1 पार्टिकल्स, ये एक्सिसोम प्रेजेंट होता है। इधर से जब 2 H+ आयन पास होते हैं तो यहाँ से ये रोटेट होता है और क्या बनता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। तो ये जो क्रिस्टी होती हैं ये अंदर की तरफ हैं, इनबिल्ड एम्बेडेड होती हैं। तो सरफेस एरिया, एंजाइमेटिक रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इनका नंबर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, कि एनर्जी बनाने का काम भी होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और दूसरा हम देख चुके हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्ट्रक्चर किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि क्या होगा, 70S राइबोसोम, DNA प्रेजेंट होता है, वो भी कैसा, सर्कुलर। और क्या होगा इसके अंदर, बाइनरी फिशन होता है। इस बेसिस से ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कहलाता है। तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या होगा कि इसका जो फंक्शन होता है, तो एक फंक्शन हम देख चुके हैं किसके अंदर है, रेस्पिरेशन में एनर्जी को रिलीज करने के लिए यूज में लिया जाता है। और अमीनो एसिड सिंथेसिस, और अगर हम बात करते हैं तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये इसके क्या है, कुछ मेन फंक्शन है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
तो चलिए हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, या हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, जो फूड पार्टिकल को रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी जो रिलीज होती है उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, एटीपी में कन्वर्ट करता है। एटीपी जब बनाता है तो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। एटीपी मेन मॉलिक्यूल है किसके लिए, एनर्जी करेंसी है सेल के लिए, या एनर्जी क्या क्या है, मॉलिक्यूल है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। जो ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव जो सेल्स होती है उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और जिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम देखते हैं कि जितनी एक्टिवली सेल होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो क्रिस्टी है इन क्रिस्टी का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होता है। फिर जो एक इनर मेम्ब्रेन बाउंडेड जो साइटोप्लाज्मिक या हम कहते हैं कि जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन या उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि 70% जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो मैट्रिक्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर रिएक्शंस है वो किसके अंदर चलेंगी, मैट्रिक्स के अंदर चलेंगी। तो मैट्रिक्स में क्या करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन के थ्रू जो लास्ट साइकिल होती है क्रेब्स साइकिल, वो किसके अंदर है, मैट्रिक्स के अंदर है। इसके अंदर उसके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो सभी लगभग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, किसको छोड़कर, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज को छोड़कर। वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, ऑक्सीसोम F0 F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, H+ पास होगा और एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कीमोस्मोटिक थ्योरी अगर आपने पढ़ी हुई है या फिर हम आगे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि कीमोस्मोटिक थ्योरी क्या होती है। तो इतना जानते होंगे कि H+ आयन पास होंगे तो ऑक्सीसोम क्या बनाता है, एटीपी का निर्माण करता है। इसी के अंदर हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप और स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो शेप है वो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। और जो स्ट्रक्चर्स होती है वो वेरिएबल्स होती हैं। और ये वेरिएबल क्यों होती है, क्योंकि एक्टिविटी पे डिपेंड करती है कि सेल कितनी मेटाबॉलिकली एक्टिव है या फिजियोलॉजिकल एक्टिव है। उसके बिहाफ पे जो सेल है उस सेल की जो साइज है वो बदलता रहता है। क्लियर। चलिए, तो हमने दो जो सेल ऑर्गेनल थे उन दोनों सेल ऑर्गेनल्स की हम बात कर रहे थे। कौन कौन से थे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा कौन सा था, क्लोरोप्लास्ट था। इस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का एक जो सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया हमने डिस्कस कर लिया है। और अगला हम जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की। और दूसरा हम ये देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट क्या है। अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है, ऑल प्लांट सेल के अंदर। एंड यूगली यूग्लिलॉइड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब जो प्लास्टिड होता है ये क्या होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, किसकी तरह है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। तो ये पिगमेंट के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं, ल्यूकोप्लास्ट, और एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। ये क्या है, ये ल्यूकोप्लास्ट के क्या है, पार्ट होते हैं। एक तो ल्यूकोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट है, एलियोप्लास्ट है। तो ये इनके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, किसके, इसके, यानी कि जिसमें फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। दूसरा अगर हम प्लास्टिड के दूसरे बात करते हैं तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट,
थर्ड की हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। पिगमेंट के बेसिस पर हम 3 टाइप के क्या होते हैं, प्लास्टिड पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, और कौन है क्लोरोप्लास्ट है, और कौन है क्रोमोप्लास्ट है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये जो प्लास्ट होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस प्लास्टिड होता है। अब ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज का रहेगा। क्लियर। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये तीनों का जो डिवीजन होता है वो किसके बेहाफ पे होता है, वो पिगमेंट के बेसिस पर होता है, किसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं प्लास्टिड में, सबसे पहले जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, इस ल्यूकोप्लास्ट के हम सब डिविजन्स की बात करते हैं तो कौन कौन से, ये स्टोरेज ऑर्गन है। स्टोरेज का जो काम करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एलुरोप्लास्ट है। ये किसको स्टोर करता है, प्रोटीन को। उसके बाद है एलियोप्लास्ट है, किसको है, ऑयल एंड जो फैट होता है इसको स्टोर करता है। और थर्ड कौन सा होता है, अमाइलोप्लास्ट, ये किसको, स्टार्च को, यानी कि हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ये किसको स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। क्योंकि ये कैसा है, कलरलेस है, तो कलरलेस है तो इनका मेन जो फंक्शन होता है वो किसका होगा, स्टोरेज का होगा। इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट के एक सेपरेट डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये फैट सोल्यूबल होता है। इसके बाद ये क्या होगा, ये येलो कलर का होता है, या हम कह सकते हैं किसका होगा, रेड कलर होता है, या हम रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। क्लियर। यानी कि क्रोमोप्लास्ट होता है ये येलो और रेड कलर पिगमेंट्स इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यह क्या कह सकते हैं हम, क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कलर देने का काम करते हैं। और ये कलर किसको देंगे, ये कलर प्रोवाइड करते हैं या प्रोवाइड कलर किसके अंदर है, फ्लावर एंड फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर कलर देने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट। और ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये क्या होगा, ये फैट सोल्यूबल सिर्फ क्या होगा, कलर देने का है। जैसे फ्लोर के अंदर क्या है, पेडल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि पोलिनेटर्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का जो काम होता है वो किसके थ्रू होगा, क्रोमोप्लास्ट के थ्रू होगा, कलर है। जैसे हम फ्रूट की बात करते हैं, टोमेटो है, टोमेटो का जो कलर होता है वो कैसा होगा, रेड कलर होता है। और रेड कलर किसकी वजह से होता है, कैरोटीनॉइड्स कौन प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिनके बेसिस पर क्या होता है, कलर आता है। कलर देने का काम जो होता है वो टिश्यू, जितने भी प्लांट के टिश्यू जो होते हैं जो कलरफुल्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। यानी कि अब तक हमने ये देखा है कि दोनों जो सेल ऑर्गेनल्स थे जो एनर्जी से रिलेटेड है या सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट खुद किसका पार्ट है, प्लास्टिड का पार्ट है। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट होता है।
इसमें से जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका काम सिर्फ क्या होता है, स्टोरेज का होगा, क्योंकि कलरलेस होता है, पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, और पिगमेंट एब्सेंट होते हैं तो अलूरोप्लास्ट है प्रोटीन को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट ऑयल और फैट को स्टोर करता है। उसके बाद अमाइलो जो प्लास्ट होता है वो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। तो इसका फंक्शन किसके लिए है, स्टोरेज के लिए। जैसे स्टार्च स्टोरेज किसके अंदर होता है, पोटैटो के अंदर क्या होता है, स्टार्च का स्टोरेज होता है। तो स्टार्च किस में, पोटैटो के अंदर है, या एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर है उसके अंदर क्या होगा, ये ठीक है। ऑयल का जो डिपोजिशन होता है, लोरोप्लास्ट जो होता है वो मेज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारे क्या हैं, स्टोरेज ऑर्गेनल्स की तरह काम करते हैं, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। और ये जो प्लास्टिड है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑल प्लांट सेल के अंदर है। और इसी के साथ क्या है, ये यूग्लिना के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यूग्लिनोइड्स के अंदर। आगे जब हम बात करते हैं तो कौन आता है, क्रोमोप्लास्ट आता है। क्रोमोप्लास्ट किसके काम आता है, कलर देने के काम आता है, किसके अंदर, सेपल पेटल्स, जितनी कलरफुल जो पार्ट होते हैं उनके अंदर। इसी के साथ क्या करेगा, प्लेनेट को अट्रैक्ट करता है, और फ्रूट जो होता है उस फ्रूट में कलर प्रोवाइड करने का काम होता है, किसका, क्रोमोप्लास्ट का। तो हमारे पास एक बस्ता है, वो कौन बस्ता है, क्लोरोप्लास्ट है। उसके एक स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, हम क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होता है। इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स में इसकी भी क्या होंगी, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और ग्रीन पिगमेंट कौन होता है, और कोई नहीं होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल जो होगा वो किसके अंदर होगा, मीजोफिल जो सेल होती हैं प्लांट के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है, ट्रैप करता है, ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। और ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है, जिससे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस जब लाइट ट्रैप करता है तो इसके क्या होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इस फोटोफॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और यही हम देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, वो लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, एटीपी को सिंथेसाइज करता है। यही तो क्या है, प्रोसेस फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जिससे क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, किससे, लाइट की प्रेजेंस में। क्लियर। तो ये किसके अंदर है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो सेल होती हैं, ऑल जो प्लांट सेल हैं जिसके अंदर क्या होगा, प्लास्टिड है वो प्रेजेंट होता है। तो उसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब जो एक क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है, जिसके थ्रू क्या करतेगा वो एनर्जी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा होता है, एटीपी, जिसको हम क्या करते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या करेगा, कोई भी प्लांट जो होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में CO2 को तो क्या करता है, अपटेक करता है, और O2 को क्या करता है, रिलीज करता है। दूसरा क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तो डिफरेंट जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या होगा, फॉर्मेशंस होता है, या हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस होता है।
अब ये देखिए कि जो सिंथेसिस होता है वो किसका होगा, कोई भी इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसी भी स्टोरेजिंग ऑर्गन में, क्योंकि लाइट जो है वो लाइट कन्वर्ट होकर क्या बनाएगी, एटीपी, एटीपी कन्वर्ट होकर क्या बनाती है, फूड का फॉर्मेशन करती है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट में दो रिएक्शंस क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, दो टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, वर्क करती हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक तो होती है लाइट रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होगा, एटीपी का बनना, और इस एटीपी का यूज करते हैं, वो होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं कि किसका, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं कि C3 साइकिल। तो उस C3 साइकिल के अंदर क्या होगा, ये डार्क रिएक्शंस है, तो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके अंदर यूज होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर, और किसका सिंथेसिस करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो मॉलिक्यूल होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल में हमारे पास दो टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, रन होती हैं। और जो टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है वो कौन सी है, लाइट रिएक्शन है, जो लाइट को ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और फिर क्या होता है, डार्क रिएक्शंस होता है, जिसमें CO2 का यूज करके किसको, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। कार्बन किसकी फॉर्म में आएगा, CO2 की फॉर्म में, एटीपी का यूज कर लिया और वाटर का यूज कर क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। तो ऐसे क्या होगा, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, डिविजन्स देखने को मिलते हैं। हम क्लोरोप्लास्ट के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है। तो ये देखिए कि हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर किसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और हम जानते हैं कि अंदर की तरफ क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है, और ये ऐसे मिल टूटकर इसमें एक ऐसे थैलाकॉइड का निर्माण होता है। तो ये कौन होता है, थैलाकॉइड होता है। ये इनर मेम्ब्रेन का पार्ट है, और ये थैलाकॉइड जो है ये अकेला है, ठीक है। ये क्या होंगे, ये ऐसे स्टैक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़कर क्या करेंगे, ग्रेना का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, और सिंगल जो है उसको हम क्या कहेंगे, थैलाकॉइड बोलते हैं। अब हम इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को देखते हैं, तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऐसे लेयर की फॉर्म में हमें क्या होती है, दिखाई देती है। इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या होते हैं, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये कौन प्रेजेंट है, ये जैसे क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, मान लो रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल ए है, ये मान लो कौन है, क्लोरोफिल बी है, सी है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड पार्ट जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ये ल्यूमेन है, इसके बाहर का इलाका कौन सा होगा, स्ट्रोमा होगा। और ये कौन सा है, लेबलिंग कर देते हैं, तो ये कौन सा है, आउटर मेम्ब्रेन। फिर कौन सी आएगी, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इस दोनों के बीच का जो स्पेस होता है पेरिप्लास्टिडल स्पेस होता है। इसके अंदर का जो पार्ट होता है इसमें कौन होता है, स्ट्रोमा होता है। इनर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होकर डिटैच हो जाती है, तो ये क्या बनाती है, थैलाकॉइड स्ट्रक्चर बनाती है। इस थैलाकॉइड के अंदर क्या होता है, अंदर का पार्ट तो ल्यूमेन होता है, और बाहर में क्या होगा, ये
जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन में जैसे मान लो यहाँ पर है, ये क्या होंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इन क्लोरोफिल के अंदर क्या होगा, फोटो सिस्टम चलता है, जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड फोटो सिस्टम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो थैलाकॉइड होता है इसके अंदर क्या होगी, लाइट रिएक्शन चलती है, और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें पता है क्या होगा, एटीपी का निर्माण होता है। दूसरा ये कौन है, स्ट्रोमा है। इस स्ट्रोमा के अंदर यहां पर क्या होगा, डार्क रिएक्शन चलेगी, और डार्क रिएक्शन चलेगी तो क्या होगा, रूबिस्को प्रेजेंट होता है, रूबिस्को प्रेजेंट होता है। रूबिस्को की हेल्प से क्या होगा, C3 साइकिल चलती है, यानी कि कैल्विन साइकिल, और इस कैल्विन साइकिल की हेल्प से क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, या हम कह सकते हैं कौन, हेक्सोज का शुगर का फॉर्मेशन होगा। तो डार्क जो रिएक्शंस है वो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। लाइट जो रिएक्शंस होती है वो किसके अंदर होगी, थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होती है। थैलाकॉइड के अंदर क्या होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और वो पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अकेला अगर प्रेजेंट है तो थैलाकॉइड है, और अगर वो मिल जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम थैलाकॉइड बोलते हैं, या ग्रेना थैलाकॉइड बोलते हैं। आउटर इनर मेम्ब्रेन है, ये प्रेजेंट हो गई है, तो इसके अंदर क्या होगा, इस ग्रेना के अंदर क्या हो रही है, लाइट रिएक्शंस चल रही है, और स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है, डार्क रिएक्शंस चलती है। तो ये लाइट और डार्क रिएक्शंस का जो है ये किसके अंदर काम कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हम जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, सिंथेसिस है, लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फोटोसिंथेसिस है, प्रीकर्सर में एलिमेंट और स्टोरेजिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, और ये किस में पार्टिसिपेट करता है, मैटरनल इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो जितना भी हमारा डिस्कशन था वो हमने एनर्जी मॉलिक्यूल से लेकर स्टार्ट किया था, और फिर हमने दोनों ही जो सेल ऑर्गेनल्स है उन दोनों सेल ऑर्गेनल को हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। चलिए इन आज का जो हमारा डिस्कशन है उसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखिए कि आज का हमारा जो डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था वो ये स्टार्ट किया था कि जो सेल है, सेल के अंदर मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, यानी कि डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो कंटिन्यू रन करती हैं। तो उस पर एक एनर्जी के मॉलिक्यूल जो एक्सचेंज होता है वो किस फॉर्म में होता है, एटीपी की फॉर्म में होगा। एटीपी का मॉलिक्यूल क्या है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है जिसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं, यानी कि एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडेनोसिन क्या होगा, ट्राई फॉस्फेट वो मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल जब भी एनर्जी इससे वापस लेनी होती है तब ये एक फॉस्फेट एनर्जी का मॉलिक्यूल क्या बॉन्ड को तोड़ देता है, एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, और वापस से रेस्पिरेशन में या सिंथेसिस फेज में क्या होगा, एटीपी है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, और जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तब हम देखते हैं कि जो सेल्स होती है उस सेल के अंदर 2 सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो किसका निर्माण करते हैं, एटीपी का एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्म करते हैं। और 2 जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। और यही क्या है, हम जब यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट देखते हैं तब उसमें हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें 2 सेल ग्रोन और सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक जैसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये दोनों क्या है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और बाइनरी फिशन प्रेजेंट होता है। ये करैक्टरिस्टिक्स किसके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के हैं। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, क्योंकि इसकी कुछ जो जीन्स के जो एसेंशियल मेटाबॉलिक जो जीन्स होते हैं वो किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है। और ये दोनों किस में पार्टिसिपेट करते हैं, एटीपी बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक क्या करेगा, एक एटीपी किससे बना रहा है, लाइट से बना रहा है, दूसरा किससे बना रहा है, फूड के ऑक्सीडेशन से या रेस्पिरेशन के थ्रू जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उस एनर्जी से एटीपी बना रहा है। और एटीपी बनना है वो क्या है, फॉस्फेट जोड़ना है, और फॉस्फेट जोड़ना है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं।
और ये प्रोसेस है वो दो सिचुएशन में होगा, या दोनों सेल ऑर्गेनल्स के अंदर होगा, या तो लाइट की प्रेजेंस में रहेगा तो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, या ऑक्सीडेशन की वजह से होगा तो क्या होंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। एटीपी का बन गया। अब हम इंडिविजुअल हम क्या करते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। तो एक एक को हम पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की स्टार्टिंग की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एटीपी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये सारा हम इसके अंदर देखते हैं। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है, शेप है वो वेरिएबल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, साइज ऑफ वेरिएबल होता है। ये सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की है, तो इसके इनर जो पार्ट है वो कौन सा है, मैट्रिक्स पार्ट है। मैट्रिक्स में 70% एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्रेब्स साइकिल इसी के अंदर चलता है। तो मोस्ट ऑफ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो मैट्रिक्स में होती है। मैट्रिक्स के जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इस इनर मेम्ब्रेन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, वो कहाँ पर होगा, इनर मेम्ब्रेन। बाकी एंजाइम क्रेब्स साइकिल के किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ईटीएस प्रेजेंट होता है, जो रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं NADPH2 और FADH2 उसको किस में कन्वर्ट करता है, ATP में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे में जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कौन प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट, ऑक्सीसोम F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं। उसके थ्रू जब H+ आयन पास होता है तो क्या होता है, ATP का निर्माण होता है। तो ये सारी जो डिस्कशन है वो किसको लेकर है, माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर को लेकर है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये कौन आता है, दूसरा सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड आता है। ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो प्लास्टिड होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लिग्नोइड के अंदर प्रेजेंट होता है, यूग्लिना के अंदर। फिर हम बात करते हैं तो जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरो और क्रोमोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। अमाइलोप्लास्ट वो स्टार्च को स्टोर करता है। ल्यूरोप्लास्ट है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। और एलियोजोप्लास्ट है वो किसको स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं जो कलर देने वाला पार्ट होता है। प्लांट के अंदर जितने भी कलरफुल जो सेलुलर ऑर्गेनल्स है या प्लांट ऑर्गेनल्स जो हमें दिखाई देते हैं वो किसके हैं, कैरोटिनॉइड है। जो येलो और ग्रीन येलो और रेड, ग्रीन अगर कलर होगा तो क्या कहलाएगा, वो क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। बाकी सारे किस में आएंगे, कैरोटिनॉइड्स जो है वो इसके अंदर आएंगे। फैट सॉल्युबल्स होता है और ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट को और फ्लावर को। उसके बाद हम देखते हैं तो किसकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट खुद कैसा है, ग्रीन कलर का है। उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो लाइट को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो कौन सी रिएक्शन बनेगी, यहाँ पर ATP फॉर्मेशन के लिए फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा और वो ATP मॉलिक्यूल को क्या करेगी, जनरेट करेगी। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, O2 को रिलीज करता है। CO2 को एब्जॉर्ब करके जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ATP, उसको यूज कर क्या बनाता है, फूड मॉलिक्यूल बनाने का काम करता है। हम कह सकते हैं कि हेक्सोस शुगर का निर्माण करता है, फिर वो उसको मॉडिफाई करके स्टोर कर लिया जाता है। तो ये कुछ बातें थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, उस नेक्स्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है। इस डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में पेरिप्लास्टियल स्पेस होता है। इनर मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होता है, तो एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में यह बनता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, थैलेकॉइड। थैलेकॉइड अगर अरेंज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। और ये जो ग्रेना है, इस ग्रेना के अंदर एक पार्ट हम देखते हैं तो इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, ATP प्रेजेंट होता है। अगर हम स्ट्रोमा के अंदर बात करते हैं तो डायरेक्ट रिएक्शन चलती है, जो ATP है, ATP का यूज कर क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ तक के जो डिस्कशन है वो हमारा क्या है, 2 एनर्जेटिक जो मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ATP प्रोड्यूस करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको लेकर आज हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। आशा है कि ये जो सेशन रहा है वो अच्छा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। तो हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद।